वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इनकार। स्पीकर का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। इजलास सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कानूनी माहिरीन से मशावरत। माहिरीन ने राय दी कि 29 फरवरी तक इजलास बुलाने से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। सदर का इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली इन एक्शन। नई कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब। इजलास सुबह 10 बजे होगा। जराये के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत की और सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली को आइनी माहिरीन ने कहा कि सदर के समरी पर दस्तखत न करने से असम्बली इजलास तलबी में कोई रुकावट नहीं। सदर का इख्तियार 21वें दिन से पहले इजलास तलब करने का है, जबकि हर सूरत इंतखाबात के 21 रोज बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद होना है। जराये के मुताबिक दूसरी तरफ कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी अमूर और वजारत कानून और इंसाफ से भी इस हवाले से मशावरत की है। और पंजाब में तब्दीली आ गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो गई। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब का स्कोर 0 रहा। सरदार पंजाब में वजारत आला के इंतखाबी दंगल के सिलसिले में असम्बली इजलास 30 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत की। नून लीग ने मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने राना आफ्ताब अहमद खान को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया था। आज मजीद 2 अरकान पंजाब असम्बली सरदार खिजर हुसैन मजारी और ताहिर कैसरानी ने हलफ उठा लिया। ताहिर कैसरानी ने IPP और सरदार खिजर मजारी ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। राना आफ्ताब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाहिए, मगर स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अरकान बोलने की इजाजत न मिलने पर ईवान से वॉकआउट कर गए। मरियम नवाज ने अपोजिशन को मनाकर ईवान में वापस लाने का कहा, जिस पर 6 लीगी रहनुमा अपोजिशन को मनाने पहुंचे। मरियम नवाज ने कहा, स्पीकर साहब अपोजिशन को बोलने की इजाजत दे दें, मुकाबला करना जमहूरियत का हुस्न है। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली का वॉकआउट बाइकआउट में तब्दील हो गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की गैर मौजूदगी में कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब अहमद खान कोई वोट न ले सके। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए इन्हें कायदे ऐवान की नशिस्त पर आने की दावत दी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई। पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज शरीफ से वजीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लिया। हलफ की तकरीब गवर्नर हाउस पंजाब लाहौर में हुई। इस मौके पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नौमुंतखब वजीर आला मरियम नवाज के हमरा स्टेज पर मौजूद रहे। तकरीब हलफ बर्दारी में नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहबाज शरीफ मरियम नवाज का हाथ थाम कर उन्हें स्टेज पर लाए, जबकि नवाज शरीफ ने नशिस्त से खड़े होकर बेटी का इस्तकबाल किया और फिर एक दूसरे के साथ कुर्सी पर बराजमान हो गए। बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब के बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बड़े वादे। सूबे में रमज़ान पैकेज निगहबान का ऐलान कर दिया। आवाम को दहलीज पर रिलीफ पहुँचाने और करप्शन के खात्मे के अज़्म का इजहार किया। पंजाब पुलिस में इस्लाहात और अपोजिशन को साथ लेकर चलने का भी ऐलान किया। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना विजन पेश कर दिया। पंजाब असेंबली में खिताब में कहा कि गरीब अवाम मेरी पहली तरजीह है। रमजान के हवाले से निगहबान पैकेज तैयार कर लिया है। लोगों के घर की दहलीज पर रिलीफ पहुंचाएंगे। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है
رمضان کا جو پیکج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈلیور ہوگا انشاءاللہ۔ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، میں سمجھتی ہوں ان کا حق اس طرح جب میں قطاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس دفعہ یہ ایک نیا ماڈل ہے، لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 60,000 ماہانہ تنخواہ والے لوگ مستحقین ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ 3 ماہ میں پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ 60,000 روپے سے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم 60-70 ہزار روپیہ ہے، اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں، جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فہمتی پالیسی کو لے کر ہی چلنے کا عزم کیا، کہا کہ میرے دروازے حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے لیے کھلے رہیں گے، دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں۔ میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے، میرے دل کے دروازے، میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہیں جس طرح میری جماعت کے کارکنوں کے لیے کھلے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ہم پنجاب کو بزنس ہب بنائیں گے اور سہولیات دیں گے، میری کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، کرپشن کی روک تھام کے لیے سسٹم لائیں گے، میری ہیلپ لائن عوام اور ہر طبقے کے لیے کھلی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھاتے ہی انیکشن صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر ٹیکسلا میں بزرگ خاتون کو تھپڑ مارنے کے واقعے کا سخت نوٹس لیا، واضح کر دیا خلاف قانون کوئی رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مریم نواز نے رمضان پیکج اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اجلاسوں کی بھی صدارت کی، پرائس کنٹرول کے لیے 5 روز میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امن و امان کے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، امن و امان لازم ہے لیکن شہریوں کی عزت بھی اس سے زیادہ معتبر ہے۔ پولیس قانون کے احترام کے ساتھ ساتھ شہریوں کے احترام کو بھی یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ جدید اصطلاحات، جدید آلات، ٹیکنالوجی اور تربیت سے پولیس کو عوامی خدمت کی فورس بنائیں گے۔ خواتین، اقلیتوں پر تشدد اور جنسی تشدد ہماری ریڈ لائن ہے۔ مریم نواز نے افسران کو بتایا کہ پراسیکیوشن میں موجود خامیاں جلد دور کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محفوظ پاکستان سے متعلق اپنے ویژن کی روشنی میں پالیسی ہدایات جاری کر دیں۔ انہوں نے رشوت خوری اور میرٹ کی پالیسی اپنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر کمپرومائز نہیں کروں گی۔ مریم نواز نے رمضان پیکج مستحق افراد کے گھروں تک پہنچانے کے لیے پنجاب بیوروکریسی کو ٹاسک سونپ دیا۔ کہتی ہیں کہ لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گے، یہ مشکلات ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ چیف سیکرٹری کو ٹاسک دے دیا ہے کہ ڈیٹا جلد از جلد مرتب کیا جائے۔ انہوں نے پنجاب میں منافع خوروں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیتے ہوئے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے تھانہ شالیمار کا سرپرائز وزٹ۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو فرنٹ ڈیسک سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حوالات میں بند حوالاتیوں سے بھی بات چیت کی۔ میڈیا اور پولیس کے اعلیٰ افسران مزنگ تھانے میں مریم نواز شریف کا انتظار کرتے رہے۔ اور پیپلز پارٹی کا پنجاب کابینہ میں شمولیت سے انکار۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دے چکی ہے اور آئندہ بھی سپورٹ کریں گے، وزارتیں لیے بغیر حمایت جاری رکھیں گے۔ مستقبل میں پاور شیئرنگ کی بات ہوئی تو پارٹی اس پر فیصلہ کرے گی۔ پنجاب کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ مسلم لیگ نون کا پنجاب کابینہ کا اعلان ہو گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 16 ارکان پر مشتمل کابینہ کا اعلان کیا جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب اور پرویز رشید مریم نواز کی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب کابینہ میں نوجوان قیادت اور خواتین کی نمائندگی شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پنجاب کابینہ کے تقریباً 8 ارکان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت مسلم لیگ ق کے وزراء کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ڈیٹول سوپ کے روزانہ استعمال سے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے شیلڈ کرنا ہے آسان۔ اب
डेटॉल साबुन पर मिले 100 रुपए तक की शानदार बचत। जरा सोचिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए आप अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी को माजूरी से बचाने के लिए इस दस्तक पर दरवाजा नहीं खोल सकते। बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार उम्र भर की माजूरी बन सकता है, यहाँ तक कि किसी मुश्किल में अपनी जान बचाने से मफलूज कर सकता है। याद रखिए, पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसलिए जब भी पोलियो टीम दरवाजा खटखटाए, अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के साथ साथ विटामिन ए के कतरे जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। इसका स्किन केयर फॉर्मूला दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत, और इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स रखें स्किन को सॉफ्ट महकती खुशबू के साथ। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह की हैट्रिक, मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। 112 अरकान असम्बली ने मुराद अली शाह पर एतमाद का इजहार किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी का कारकुन असम्बली रायशुमारी में शरीक नहीं हुए। मुराद अली शाह कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास 30 मिनट की ताखीर से स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। पीस पार्टी के रुकन नादिर मकसिद ने रुकनीत का हल्फ उठाया, जिसके बाद ऐवान में पीस पार्टी के अरकान की तादाद 112 हो गई। स्पीकर ने वजीर आला के इंतखाबात का तरीका बताते हुए कहा, ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अरकान ऐवान से बाहर जाके हुकूमती दरवाजे और अपोजिशन वाले दरवाजे के जरिए दोबारा ऐवान में दाखिल होकर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ स्पीकर ने हिदायत की कि मुराद अली शाह को वोट देने वाले अरकान दाएं जानिब और अली खुर्शीदी को वोट देने वाले अरकान असम्बली बाई जानिब जाएं। जिस रुकन का नाम करा जाए वो अपना कार्ड लेकर लॉबी में चला जाए। सबसे पहले एजाज सवाती का नाम पुकारा गया। आजाद उम्मीदवारों की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए गए। आजाद रुकने असम्बली एजाज सवाती ने पीस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मुराद अली शाह ने 168 के ऐवान में 112 वोट लेकर तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए। MQM के रुकन अली खुर्शीदी 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल कर सके। पीस पार्टी के 2 अरकान सेनेटर जाम मेहताब ढेर और सेनेटर निसार खोड़ो ने अब तक हल्फ नहीं उठाया। MQM के 36 और 9 आजाद अरकान भी हल्फ उठा चुके हैं। जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठाया है। GDA के 3 अरकान ने ताहाल रुकनीत का हल्फ नहीं उठाया। ऐवान में मौजूद 9 आजाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। गवर्नर हाउस में मंगल 27 फरवरी की शाम 6 बजे होने वाली तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 9 मुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध का हामी और मुखालफिन को साथ लेकर चलने का ऐलान वाज़ेह कर दिया। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो ये बात जहन से निकाल दे। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, धरने देने वाले मुस्तरद हो चुके। सिंध असम्बली में कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद मुराद अली शाह ने ऐवान से अपने पहले खिताब में अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए मुल्क और सूबे के मफाद में मुखालफिन और हामियों की बिला तफरीक खिदमत और सबको साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। जब तक हिम्मत है और अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी है
इस दुआ यही की है कि वो मुझे वो कुव्वत दें कि मैं इन मुश्किल हालात से निपट सकूं और इस सूबे को और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। MQM को मुखातिब करते हुए मुराद अली शाह बोले, अगले महीने जरदारी साहब फिर हलफ उठाएंगे। दरख्वास्त है कि आप सदर आसिफ अली जरदारी को वोट दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब फिर हलफ उठाएंगे प्रेसिडेंट का। और मैं ये मौका आज ही ले लेता हूं, अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सदर जरदारी साहब को वोट दीजिएगा प्रेसिडेंट का। उस वक्त फॉर्मली भी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी एक मौका है तो आज ही मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर का कहना था, नेक नियति से MQM पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। हमारा अज़म है और हमारा ईमान है कि हम नेक नियति से इस सिंध सूबे के लिए काम करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया है, और इसी नेक नियति से MQM पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलेंगे। और जो भी इस अवाम में बैठे, इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे लोग बैठे हैं और मेरी बहनें बैठी हैं, हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे। इजलास से खिताब में साबिक सूबाई वजीर इत्तिलात शजील इनाम मेमन का कहना था, लोगों ने पीस पार्टी को मैंडेट दिया। ये मैंडेट इसलिए दिया क्योंकि अवाम जानती है कि पीस पार्टी अपनी अवाम के साथ होती है। जो आज सड़कों पर बैठी हुई है, जो आज धरने दे रही है, शजील साहब सर, ये वही जमातें हैं जो कि मुश्किल हालात में अपने घरों में मौजूद होते हैं। ये लोग ये नहीं होते पब्लिक के साथ, यही फर्क है। तो जो लोग आज ये पूछते हैं कि पीपुल्स पार्टी को हर बार मैंडेट ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो उसका जवाब यही है कि अगर आप लोगों की दिल जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों के साथ मौजूद होना लाजमी है। मुराद अली शाह का मजीद कहना था, हम लोगों की नफ्स जानते हैं। मैं एक फॉर्म 45 की जिम्मेदारी लेता हूं। पीस पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। पहली बार अकलियती डिप्टी स्पीकर लाए हैं। और यहाँ पर आपको आगाह करते चलें, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मुतालिक केस को ओपन कोर्ट में सुनने का फैसला कर लिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद, क्या फैसला किया गया है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिलाखिर गुम की सिचुएशन जो है वो ख़त्म हुई और अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहम फैसला कर लिया गया है। और वो आज़ाद उम्मीदवार जिनकी तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा करवाया गया था और ये कहा गया था कि उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शुमार किया जाए और उस मतलब जो जनरल नशिस्तों पर उनका कोटा बनता है मखसूस नशिस्तों से मतलब और अकलीती नशिस्तों से मतलब वो उनको अलॉट किया जाए। अब इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 8 रोज़ के बाद अब ये फैसला किया है कि अब इसको ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, क्योंकि आइन ये कहता है कि जब भी कोई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर आता है तो उसको 3 रोज़ में अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह करना होती है। किसी पार्टी में वो जाना चाहता है या फिर आज़ाद ही रहना चाहता है, उस हवाले से उसको बताना होता है। तो मुख्तलिफ औकात कार में जो नोटिफिकेशन जारी होते रहे आज़ाद उम्मीदवारों के, और तकरीबन शुरू में 20 उम्मीदवारों के जारी हुए, इसके बाद फिर दीगर होते रहे और तकरीबन अब तक मजमूई तौर पर 81 के करीब ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जो है उनका एफिडेविट जो है वो जमा करवा चुके हैं RNI ब्रांच इलेक्शन कमीशन की उसमें, और उसकी तरफ से ये कहा गया था कि उनको जनरल नशिस्तों पर कोटा जो है वो अलॉट किया जाए। अब तकरीबन मजमूई तौर पर 20 मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि 3 अकलीतों की नशिस्तें हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है, जबकि दीगर जितनी भी अकलीतों से और मखसूस नशिस्तों से मतलब कोटा था वो अलॉट किया जा चुका है मुख्तलिफ सियासी जमातों को। अब ये 23 जो नशिस्तें हैं इस मुतल्लिक फैसला होना बाकी है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अब मिलाकर ये फैसला किया है कि कल इसको ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। 4 इस हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी वो ज़ेर समात आएंगी। उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी की है, महमूद खान की है, जिसमें यह कहा गया था, मुख्तलिफ दरख्वास्तों में ये जो क्लेम किया गया था कि आर्टिकल 51 के तहत 51(4) क्लास के तहत ये अलॉट किया जाए जो कि अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी न किसी सियासी जमात को अलॉट की जाएँ। दूसरी दरख्वास्त में ये कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं उनको पार्लिमानी जो जमात का रुतबा ना दिया जाए, पार्लिमानी जमात ना समझा जाए और उनको ये अलॉट जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ना की जाए। इस हवाले से अब ये चारों दरख्वास्तें ज़ेर समात आएंगी। कल 5 रुकनी बेंच होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, जो कि इस हवाले से समात करेगा। चारों दरख्वास्तों को क्लब किया जाएगा और उसके बाद इसी दरख्वास्तों पर समात की जाएगी और देखा जाएगा कि आया इस हवाले से क्या मुमकिन तौर पर मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या नहीं, ये फैसला किया जाएगा। साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आईनी जो मावनत है वो लेने का भी फैसला किया गया। इस हवाले से भी मुमकिन तौर पर जो कल अपने जो मुख्तलिफ लॉ विंग है उससे भी खदमात ली जा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद तफसीलात से आगाह करने के लिए।
اور خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو ہوگا. 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی حلف اٹھائیں گے. صوبہ خیبر پختونخوا میں کل 15 وزراء شامل کیے جانے کا امکان ہے. کابینہ کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والے ناموں کی حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ میں ایک خاتون کو بھی شامل کیا جائے گا. کابینہ میں تمام ریجنز کو نمائندگی دی جائے گی. چترال سے منتخب سریا بی بی کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ پشاور سے منتخب دونوں اراکین مینا خان اور قاسم شاہ کو کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے. مردان سے ظاہر شاہ تورو، سوات سے فضل حکیم، بونیر سے ریاض خان، مالاکنڈ سے شکیل خان، نوشہرہ سے خلیق الرحمان، ایبٹ آباد سے مشتاق غنی، بٹگرام سے تاج محمد اور مانسہرہ سے بابر سلیم کابینہ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کہتے ہیں نگران حکومت نے صوبے میں شفاف الیکشن کروانے کا اپنا کام پورا کر لیا ہے. صوبہ مالی مشکلات سے دوچار تھا، قرض نہ لینے کے باوجود بھی خزانے میں 100 بلین روپے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اتنی رقم چھوڑ کر جانا نگران حکومت کی کارکردگی کی بہترین مثال ہے. عدنان شاہد کی رپورٹ. سی ایم ہاؤس پشاور میں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائر ارشد حسین نے الوداعی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی کارکردگی رپورٹ بتاتے ہوئے کہا کہ مختصر وقت میں صوبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے. جب صوبے کی حکومت سنبھالی تو اس وقت خزانہ بالکل خالی تھا، مگر آج خالی خزانے میں 100 ارب روپے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنی مدت میں نگران حکومت نے کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں لیا. جو خزانہ خالی تھا صرف اتنے شارٹسٹ عرصے میں، اب اس وقت ہمارے خزانے میں 100 بلین اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو کے پی میں. اور جو ہمارا بجٹ ہے 64 بلین روپی سرپلس ہے. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے اس وقت ایٹ پریزنٹ 64 بلین سرپلس ہے. تھوڑی سی میں اپنی طرف سے ایک اور چیز بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے اس دوران میں کوئی قرضہ نہیں لیا. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ ارشد حسین شاہ نے کہا کہ وفاق سے این ایف سی کی مد میں 20 ارب جبکہ خالص بجلی منافع کی مد میں 12 ارب روپے کی بجائے 20 ارب روپے وصول کیے. اس طرح 33,000 سے زائد اسکولوں سے باہر طلبہ کو اسکولوں میں داخل کروایا. 33,000 سے زیادہ بچوں کی انرولمنٹ کی گئی. 134 غیر فعال اسکول جو تھے ان کو فعال کیا گیا. 10 ڈیجیٹل سکلز لیب قائم کیے گئے کے پی میں. پی ٹی سی فنڈز کے تحت 250 ٹیچرز کی بھرتی کی گئی. 961 طلباء کو ہاسٹل کی سہولت فراہم کی گئی. بریفنگ کے موقع پر نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتایا کہ صوبے میں صنعتی ترقی کے لیے مختلف اضلاع میں صنعتی زون قائم کیے، جہاں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ 70,000 سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. جبکہ جاتے جاتے صوبے میں 2 میڈیکل کالج کے قیام کی منظوری بھی دے دی ہے. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور. بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب. 9 منتخب اراکین اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلامیے کے مطابق گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب کیا ہے. اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں اسپیکر 9 منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیں گے. لاہور، رائے قصور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. کھاریاں اور پتوکی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور، رائے قصور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. کھاریاں اور پتوکے میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت کیا تھی اور اس کا مرکز کیا تھا، کیا نقصان ہوا ہے، جانی یا مالی، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لاہور، رائے قصور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خبریں اور بھی ہوں گی لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر سماعت. چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر رائے دینے کا پابند ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ بھٹو کیس کے میرٹس پر نہیں جا سکتی. عدالت صرف ٹرائل شفاف ہونے کی حد تک دیکھ سکتی ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں.
साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी, सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ये केस तारीख का वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफहात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इतने तफसीली फैसले से लगता है कि जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए इतनी तफसील में लिखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मेरिट पर नहीं जा सकती, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो कि जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। ऐसे तो कहा जाएगा कि हर केस खोला जाए। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने कहा जब भुट्टो को फांसी दी गई मुल्क में मार्शल लॉ था, उस वक्त के हालात को मद्देनजर रखना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमें वो मवाद दिखा दें जिसके मुताबिक उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस आजाद नहीं थे, मार्शल लॉ नाफिज था, ये कहना काफी नहीं है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा यकीनन कुछ चीजें तारीख का हिस्सा हैं। तशवीश ये है कि इसके बाद इस दौर के मजीद केसेस खोलने का रास्ता निकलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या आपका कहना है कि ये जज आजाद नहीं था इसलिए इंसाफ का खून हुआ? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज के सामने 2 ही सवाल होते हैं, जुर्म हुआ या नहीं। जज आपस में भी यही तय करते हैं कि जुर्म साबित होता है या नहीं। रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की तैयारियां जारी हैं। नेशनल स्टेडियम के सामने चौरंगी को सजा दिया गया है। आज होने वाला मैच भी बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से जो कि वहां पर मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का जो है इस वक्त लाहौर के अंदर मैच जारी है। कराची के अंदर भी एक बात देखने में ये आई है कि नेशनल स्टेडियम के बाहर चौरंगी जो है सजा दी गई है। यहाँ पर क्रिकेटरों के पोस्ट भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो है बॉलिंग पिच बना दी गई है। शहरियों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट है। मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस बारे में आप। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुभ अहमद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि लाहौर के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं उसके बाद कराची में 28 तारीख से यहाँ पे PSL के मैचेस शुरू हैं नेशनल स्टेडियम में। इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सेकंड ऑफ ऑल कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, जो किया हुआ है, जो सारी चीज़ें डेकोरेशन है, इट वुड बी वेरी गुड और मुझे बहुत एंटरटेनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर प्लेस की हुई है, उसके अंदर मैचेस हो रहे हैं। आज पेशावर ज़ल्मी का और इस्लामाबाद ग्लैडिएटर्स का मैच है, वो भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कराची में मैचेस देखने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, आपने देखा कि नौजवान का भी ये कहना है कि कराची में मैच देखने के लिए बेताब हैं क्योंकि लाहौर के अंदर भी मैच इस वक्त चल रहा है और कराची के अंदर भी इस वक्त तैयारियां जारी हैं। चौरंगी को जो है चारों तरफ से सजा दिया गया है, क्रिकेटर के पोस्टर लगा दिए गए और बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक बड़ी। बहुत शुक्रिया शाहिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं पंजाब पुलिस की फुर्तियाँ, वज़ीर आला पंजाब का हुक्म भी किसी काम न आया। टैक्सला में पुलिस एहलकार की बदसलूकी सहने वाली खातून को बेटे के साथ चोरी के मुकदमे में नामजद कर दिया गया। मोहम्मद साद नामी शहरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई ने खातून और उसके बेटे पर जेब तराशी का इल्ज़ाम लगाया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सुहेल राजा हमारे साथ हैं। सुहेल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें एक खातून वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज का टैक्सला में खातून पर थप्पड़ मारने के नोटिस को रावलपिंडी पुलिस ने पसे पुश डालकर अपने पेटी भाई को बचाने के लिए खातून और उसके बेटे पर जेब तराशी और चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकार की बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने की फुटेज सामने आई थी, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की सिफारिश पर वाक़े का नोटिस लिया था। इंक्वायरी के बाद वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को नौकरी से फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि थाना टैक्सला पुलिस ने मोहम्मद साद नामी शहरी की मुद्दईयत में खातून समेत उसके बेटे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुद्दई ने मुतअस्सिला खातून शीरीन बीबी और इसके बेटे बसीर खान पर जेब तराशी का इल्ज़ाम लगाया। इस तरह वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज का नोटिस भी काम ना आया और वज़ीर आला और इसके साथ रावलपिंडी पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए उल्टा खातून पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल। और विलादत बासआदत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से महाफिल और मिलाद का इनकाद। मज़ार बीबी पाक दामन में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम, मशाइख और शोराए कराम ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। लाहौर से इजलाल हैदर की रिपोर्ट।
14 शबान उल मुअज़्ज़म विलादत बा सआदत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में चौक कज़ल बाश बीबियां पाक दामना पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद का एहतमाम मलिक फैसल रजा एडवोकेट की जानिब से किया गया। जश्न मिलाद में मनक़बत गुजारों और शोहरा कराम ने अपने अपने अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश किया। महफिल मिलाद व सिलसिला विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। जश्न के अख्ताम पर केक काटा गया और कज़लबाश तोकता हरम अक़दस बीबियां पाक दामना तक जुलूस भी निकाला गया। कैमरामैन अमजद अली के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़ लाहौर। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज़।